हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर डाउट्स इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो है, यानी कि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियो मैं दूंगा ताकि आप इंग्लिश आसानी से सीख पाएँ। और ये बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है और इसलिए मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में बेसिकली दो पोर्शन है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। एक तो सबसे पहला पार्ट आता है ग्रामर का। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रामर का, और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर स्पोकन का पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश का पार्ट, जिसमें आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो मैंने इस कोर्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि आपका ग्रामेटिकल पार्ट भी कवर हो जाए और स्पोकन वाला पार्ट भी कवर हो जाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिना एक अच्छे ग्रामर के नॉलेज का आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। हालांकि बहुत लोग ये भी क्लेम करते हैं कि बिना ग्रामर के नॉलेज के भी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। जी हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। आप इंग्लिश तो बोल पाएंगे, लेकिन एक सही इंग्लिश आप नहीं बोल सकते विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि आपको मैं दोनों कवर कर दूँ, ग्रामर वाला पार्ट भी और स्पोकन वाला पार्ट भी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और इंग्लिश की शुरुआत होती है ABCD से। तो सबसे पहले मैं ABCD से आज की क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ABCD पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ABCD पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, यानी सब लोगों ने, बहुत सारे क्या, आप में सब लोगों ने बचपन में ABCD पढ़ा होगा। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, चूँकि मुझे एकदम बेसिक से शुरू करना है, इसलिए मैं आपको ABCD का कुछ पार्ट बता रहा हूँ। और आप मेरा विश्वास मानिए, अभी जो 5-10 मिनट आप ABCD पढ़ने में देंगे वो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जरूर कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो ABCD है वो A से लेके Z तक शुरू होता है, ABCD चलते हुए Z तक ख़त्म हो जाता है, जिसमें कुल मिलाकर A to Z में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सॉरी, मैंने गलती बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ओके, इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। और ABCD को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि बड़ी ABCD और छोटी ABCD। से हम आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं बड़ी ABCD और छोटी ABCD, यानी कि इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ओके, कैपिटल लेटर। और नीचे वाले को हम बोलते हैं स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश। ओके, अब हम समझते हैं कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है। चलिए, मैं आपको लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो ABCD आप देख रहे हैं, इसमें A से लेके Z तक के लेटर्स हैं। और जब हम इन लेटर्स को ग्रुपिंग कर देते हैं, सारे लेटर्स का, इन 26 लेटर्स का एक सेट बना देते हैं, तो इस सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। इस सेट को क्या कहते हैं हम? इस सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ लिख पाऊँ। एक मिनट ज़रा आप होल्ड करें, थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट इज़ बेसिकली व्हाट? अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज 26 लेटर्स। इन 26 लेटर का जो कलेक्शन है, जो ग्रुप है, इसको कलेक्शन आप कह ले, ग्रुप कह ले, सेट कह ले, इन 26 लेटर्स को मिला के हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, तो क्या इंग्लिश में NABC ये सारे जो हैं, ये क्या एक अल्फ़ाबेट है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप जवाब देंगे? जी नहीं, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। दीज आर लेटर्स ओनली। ठीक है, अल्फ़ाबेट और लेटर में अंतर ये होता है कि जब आप इंडिविजुअली अलग अलग इन सबों की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअली यानी अलग अलग लेटर्स कहे जाते हैं। लेटर मतलब अक्षर कहे जाते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अक्षर। ओके, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अक्षर। तो इंडिविजुअली जब आप अलग अलग बात करते हैं तो अब हम इसे कहते हैं अक्षर, यानी कि लेटर। और जब मैं इनको कंबाइंड कर देता हूँ, पूरा ग्रुप की बात करता हूँ, पूरे समूह की बात करता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके,
चलिए थोड़ा सा और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम कहते हैं वर्णमाला। ओके, अल्फ़ाबेट जैसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, क से लेके अंग तक, क ख ग घ ङ छ छ इ ये सब सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ओके, जिस तरीके से हिंदी में वर्णमाला होता है क से लेके अंतिम तक, वैसे ही इंग्लिश में हमारे पास ए से लेके जेड तक जो होता है जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। हिंदी में जो नाम से स्पष्ट है वर्ण, वर्ण मीन्स वर्ण की माला। ठीक है, यानी जो वर्ण से अलग अलग वर्ण क ख ग अलग अलग जो वर्ण है उसको जो मिला के बना है वो माला होता है। माला जैसे हम देखते हैं अपने घरों में, माला अकेले फूल से नहीं बन सकता है, बहुत सारे फूलों को एक साथ जब पिरो दिया जाता है तब माला बनता है। वैसे अल्फ़ाबेट इंडिविजुअली सबको नहीं कह सकते हैं आप। जब आप सारे को मिला देते हैं, ए से लेके जेड तक जब सारे लेटर्स को आपस में मिला देते हैं तब जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो कोर्स मैं डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल बेसिक कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है, जिसमें जानबूझ के मैं अपनी स्पीड जो है स्लो रख रहा हूँ ताकि जो लोग एकदम बेसिक, जिनकी बेसिक भी कमज़ोर है, जो बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानते हैं, उन्हें भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, अब आप अल्फ़ाबेट समझ चुके हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है 3 नई चीज़ें मैं बताऊँगा जिसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि लेटर, सेकेंड वर्ड इज़ वर्ड और सेंटेंस। ये 3 चीज़ों के बारे में आपको बेसिक एकदम नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एकदम मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका डिफिनेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, बेसिक खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस में आखिर क्या अंतर होता है। ओके, चलिए देखिए, ए से लेकर जेड तक, अभी जो मैंने बताया आपको, ए से लेकर जेड तक ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है ए से लेकर जेड तक, इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे ले लिया है BXNM, ये ABCD का ही पार्ट है और इनको अलग अलग क्या कहते हैं, हम लेटर कहते हैं। तो फिर भैया वर्ड किसे कहते हैं? लोग अक्सर लेटर को वर्ड, वर्ड को लेटर और सेंटेंस वगैरह वगैरह मिक्स कर जाते हैं, इसलिए मैं जानबूझ के स्टार्टिंग में इस चीज़ को बता रहा हूँ ताकि थोड़े बहुत आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, तो फिर वर्ड किसे कहते हैं भैया? जब इन्होंने लेटर कहते हैं तो वर्ड क्या है? तो देखिए, मैंने यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है। वर्ड्स, व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, ये जो जितने ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स हैं, इनका जब हम एक ग्रुप बना देते हैं, ओके, जब हम, ध्यान आपको देना है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, इनका एक सीरीज़ बना देते हैं, ग्रुप या सीरीज़ जब बना देते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? इसको वर्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये ग्रुप बनेगा, जो भी ये लेटर बनेगा, लेटर का जो भी ग्रुप बनेगा, जो समूह बनेगा, वो तो क्या सारे लेटर्स, यानी कि लेटर को किसी तरीके से हम अरेंज कर दें, किसी तरीके से समझा दें, तो क्या वो वर्ड कहा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, नहीं कहा। वर्ड बनने के लिए किसी भी लेटर्स के ग्रुप को वर्ड बनने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि जो वर्ड बनाया है, जो ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप लेटर्स का जो आप ग्रुप बना रहे हैं और जिसे आप वर्ड कहना चाह रहे हैं, वो वर्ड तभी होगा जब इस बने हुए वर्ड का क्या हो? कुछ ना कुछ मीनिंग हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मीनिंग। उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है तब वो वर्ड नहीं कहा जाएगा। स्टाप एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। देखिए, BXNM अलग अलग लेटर्स हैं, तो इनको अगर मैं चारों को मिला दूँ, BNMX एक साथ मिला दूँ, तो ये देखने में तो वर्ड लग रहा है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में BNMX नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि BNMX करके जो वर्ड बन रहा है, जिसे हम वर्ड कहना चाह रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। तो जब मीनिंग ही नहीं है तो इसे हम वर्ड के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा मैं मिटा लूँ। ओके जी, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ जिससे आप देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कार। ठीक है, CAR मिलकर बना हुआ है, तो CAR, सी के बाद ए आया, आर आ, उसके बाद आर आया है, तभी जाके एक मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है। अगर मैं 3 जो इसके लेटर्स है,
ए आर, इसका खाली सीक्वेंस चेंज कर दूँ, मतलब इसको आगे पीछे कर दूँ, और तो इससे क्या वर्ड बन सकता है, एक वर्ड बन सकता है ए आर सी। तो ए आर सी आर्क, ये इंग्लिश में एक वर्ड है, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसलिए वर्ड है। लेकिन अब मैं अगर इसको कर दूँ सी आर, ठीक है, सी ए, खाली मैंने सेंटेंस वर्ड वही है, बस उसका स्थान को इधर उधर, उस लेटर्स के स्थान को इधर उधर कर दिया है, मिस अरेंजमेंट कर दिया है, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो आर सी ए क्या एक वर्ड है? नहीं है, आर सी ए एक वर्ड नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि आर सी ए से कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो आई होप अब आपको लेटर और वर्ड में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे फिर से बढ़ते हैं और अब हम जान लेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ओके, चलिए सेंटेंस थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हम। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि क्या बताया अभी मैंने आपको कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है, लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। ओके, ठीक है, शब्दों का वैसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस मीन्स वाक्य कहेंगे। क्लियर है? शब्दों का वैसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो उसे हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहेंगे। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी लेटर्स का ग्रुप अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा हो तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स अगर आप मिला दें और उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा हो तब भी उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो 4 शहर का ही नाम मैं लिख देता हूँ। एक लिख दिया मैंने पटना, एक लिख दिया दिल्ली, ठीक है, एक लिख दिया, ठीक है, मान लिया मुंबई मैंने लिख दिया। ठीक है जी, ये 3 अलग अलग वर्ड हैं। तो इन तीनों को क्या मिला के अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहूँ तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। देखो पटना दिल्ली मुंबई चारों को मिलाकर अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहूँ तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों को मिलाकर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, बस अलग अलग ये इंडिविजुअली शहर के नाम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक सेंटेंस आप देखिए दूसरा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आई लिव इन दिल्ली। आई एक अलग लेटर है, लिव एक अलग वर्ड है, इन एक अलग प्रीपोजिशन है, दिल्ली एक अलग वर्ड है। ठीक है, इन चारों वर्ड, इन चारों को मिला के आई लिव इन दिल्ली, चारों को मिला के जो एक फॉर्मेशन हो रही है, जो ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप का कुछ मीनिंग निकल रहा है? बताइए, मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा? हाँ जी निकल रहा है। आई लिव इन दिल्ली का मतलब होता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, और एक अर्थ दे रहा है, इसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इसको हम सेंटेंस कहेंगे। ओके, और इस वाले को क्या कहेंगे? हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ एक बार क्योंकि थोड़ा खिचपिच हो गया है। ठीक है जी, एक दूसरा सेंटेंस आप देखिए, ये वाला यू आर अ गुड बॉय। यू एक अलग प्रोनाउन है, ठीक है, आर एक अलग ऑक्सिलरी वर्ब है, एक अलग आर्टिकल, जो भी चार 1 2 3 4 5, अभी आपको बेसिकली समझना है कि ये 5 अलग अलग चीज़ें हैं। यू आर अ गुड बॉय, ये 5 अलग अलग चीज़ें हैं जो मिलकर, जो सामूहिक रूप से जब मिल गई हैं तो हम इसे कह रहे हैं कि सेंटेंस है जी। अभी ये एक्चुअल में सेंटेंस है या नहीं है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका कुछ अर्थ, इन जो ग्रुप 5 अलग अलग चीज़ों का जो ग्रुप है उसका कुछ ना कुछ सेंस यानी कि अर्थ निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ बताइए अब अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? जी बिल्कुल निकल रहा है। यू आर अ गुड बॉय का मतलब क्या है? तुम एक अच्छे लड़के हो, ये एक कुछ ना कुछ अर्थ दे रहा है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो अब आपको लेटर, वर्ड और सेंटेंस में मतलब समझ में अर्थ समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं फिर से मिटा देता हूँ इसको। ओके, मिटा दिया जी हमने। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। हिंदी में हम वॉवेल
को कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। ठीक है जी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, इससे हम हिंदी में कहते हैं स्वर और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्यंजन। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वर और व्यंजन यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है इंग्लिश में। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन। देखिए अभी मैंने आपको ABCD पढ़ाया था, ABCD पढ़ाने के पीछे जानबूझ का एक मकसद भी था ताकि मैं बहुत सारी चीज़ों में इसका रेफरेंस ले सकूं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जो आपको ABCD पढ़ाया था इसमें A से लेकर Z तक अलग अलग लेटर्स हैं। ओके, इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को मैंने देखिए पहले से ही मार्क कर रखा है, A, E, I, O और U। A यानी कि A, E, I, O और U, ये 5 ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल। क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। और इसको छोड़ के टोटल हमारे पास इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, जो अभी तुरंत मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं बताइए। हाँ, वेरी गुड, इंग्लिश में टोटल हमारे पास है 26 लेटर्स। ओके, इन 26 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 21 बचते हैं। यानी कि इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 जो है इसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ओके जी, और जो 21 बच गए उन्हें हम कॉन्सोनेंट, ओके क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। तो ए को छोड़ दिया जाए तो BCD, फिर ए को छोड़ देते हैं EFG आई छोड़ देते हैं JKLM, ये सारे क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में 5 वॉवेल और 21 जो है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊँगा आगे तब फिर मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में और डीपली कुछ नॉलेज दूंगा, लेकिन यहाँ बस बेसिक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आपको बस इतनी नॉलेज चाहिए। ठीक है जी, चलिए ओके। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 26 में से 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। क्या अपवाद है, ये अपवाद है, ये वाई अपवाद है। वाई इंग्लिश में एक ऐसा लेटर है जिसका यूज़ वॉवेल के रूप में भी होता है, ओके जी, और कॉन्सोनेंट के रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है, वाई का यूज़ एज अ वॉवेल भी और एज अ कॉन्सोनेंट भी। तो मैटर फर्स्ट क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि वाई को हम वॉवेल भी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। डिपेंड करेगा कि ये जो वाई लेटर है, ये जो वाई आपका है, इसका साउंड कैसा है। ओके जी, जहाँ सॉरी थोड़ा सा फिर से मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा मैं मिटा दूँ इसे, मिट नहीं रहा है। ओके, मिट गया। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो वाई है ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट के दोनों के रूप में यूज़ हो सकता है। तो मेनली जो सवाल है कि वाई का यूज जहाँ भी किया गया है वहाँ पे वाई की साउंड क्या है, वाई को का उच्चारण, जो मैं कह रहा हूँ वाई मतलब यहाँ पे उच्चारण, यहाँ वाई का उच्चारण किस तरीके से किया जा रहा है। अगर वाई का उच्चारण यानी कि वाई की साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन जो है वॉवेल के रूप में हो, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, तब वहाँ पर वाई को हम वॉवेल मानेंगे। और अगर उसका साउंड, वाई का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की तरह होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्लियर है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे वर्ड मैंने कुछ लिख रखे हैं। पहला वर्ड है आपका ड्राई, ओके, ड्राई क्या है वर्ड, ड्राई, ड्राई में, ठीक है, ई का उच्चारण कैसा है, ई की तरह है, इंग्लिश का लेटर ई की तरह है, और ई क्या है, एक वॉवेल है। ई क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि आई, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। और ड्राई में ई जो है आपका, इसका साउंड किस तरह है, ड्राई, सुन रहे हैं आप, ड्राई, ड्राई, ई की तरह उच्चारण हो रहा है, साउंड इसका ई की तरह है, इसलिए यहाँ पे जो वाई यूज़ हुआ है वो वॉवेल वाई है, कॉन्सोनेंट वाई नहीं है।
ठीक उसी तरीके से दूसरा वर्ड मैं ले लेता हूँ, थोड़ा मैं मिटा दूँ। उसी तरीके से जो हमने दूसरा वर्ड लिया हुआ है लास्ट का, आप देखिए क्या है, स्टडी। ये क्या है, स्टडी। हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टडी। अगेन फिर से लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, उच्चारण क्या, स्टडी, लास्ट में ई आ रहा है, और ई क्या है, एक वॉवेल है यहाँ। इसलिए ये जितने मैं आपको दिखा 5 लेटर्स में, सॉरी 5 वर्ड, ड्राई, क्राई, एंग्री, बेबी और स्टडी, जितने लेटर्स मैंने दिए हैं यहाँ आप सब सारे लेटर्स में लास्ट में ई का उच्चारण आ रहा है। इसलिए यहाँ पे वाई जो यूज़ हुआ है वो एज अ वॉवेल यूज़ हुआ है। क्लियर है? अब मैं आपको आगे एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। देखिए, ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यंग, YOUNG। इसे अगर हिंदी में हमें लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, यंग। यहाँ पे AEIOU, इन पांचों में से वाई का उच्चारण किसी तरीके से है क्या, नहीं है। यहाँ वाई का उच्चारण य के रूप में है। ओके, वाई का उच्चारण य के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे जो वाई यूज़ हुआ है वो कैसे, किस तरीके से यूज़ हुआ है, यहाँ वाई जो है कॉन्सोनेंट है। ओके, कॉन्सोनेंट। ओके, एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यूथ। ओके, अगेन यहाँ पे जो वाई यूज़ हुआ है इसे लिखेंगे हम तो यूथ था, य के रूप में वाई यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वाई है वो कॉन्सोनेंट है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सोनेंट। अब आपको आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, और कौन सा ऐसा लेटर है इंग्लिश में जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में यूज़ हो सकता है। वो लेटर है वाई। ठीक है जी, वो लेटर है वाई। ठीक है, फिर से एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं। यहाँ देखो, हम बहुत ही साधारण यूज़ होने वाला वाक्य है यू। यू, ठीक है, यू में ये जो आप देख रहे हैं यू, इसका उच्चारण फिर से य की तरह है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है। येलो भी कॉन्सोनेंट है, ईयर भी कॉन्सोनेंट है, यू भी कॉन्सोनेंट है, यंग भी कॉन्सोनेंट है। तो ये सारे लेटर्स जो हैं, सॉरी सारे वर्ड्स में वाई का यूज़ जो है एज अ कॉन्सोनेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा अभी तक की क्लास में, वॉवेल सीख लिया। ठीक है, थोड़ा मैं इसको फिर से मिटा दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस देता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा इस क्लास में कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है ABCD में। ओके, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस। ओके, वॉवेल क्या होता है, ठीक है जी, और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ओके, ठीक है जी। अच्छा, आप मेरी राइटिंग पे प्लीज़ मत जाना, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप उस पर जाइए। राइटिंग मेरी ख़राब है और आज तक मैं सुधार नहीं पाया हूँ, तो बस इसको आप लाइटली लें। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो आवाज़ आप तक मेरी पहुँच रही है, उसको आप दिमाग में डालें। और जब भी मैं जो भी पढ़ाऊँगा आगे के आने वाली क्लासेस में, मैं आपको देखो, अगर आपने ईमानदारी से मेरी क्लासेस अटेंड की तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ बोथ। जब भी आप मैं इंग्लिश सिखाने की बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों तरीके से बात करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। ओके, ग्रामर भी, अगर आप ग्रामर पढ़ने के व्यू से अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तब भी, और अगर आप स्पोकन सीखने के व्यू से आप पढ़ रहे हो मेरे पास, मैं स्पोकन सीखना चाहता हूँ तो दोनों के रूप में मैंने क्लास को इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप ग्रामर का पार्ट, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है 12th लेवल तक का, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपका एज कुछ भी हो,
आपके इंग्लिश का लेवल कुछ भी हो, आपको बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ईमानदारी से पढ़ना है, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। अच्छा, ये कोर्स मेरा कोई फास्ट कोर्स नहीं है, इसका ध्यान रखें। मैं आपसे कोई इस तरीके से वादा नहीं करूँगा कि मैं 1 महीने में आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, और 10 दिनों में इंग्लिश सीख ले, 15 दिनों में इंग्लिश, 60 दिनों में इंग्लिश सीख ले। देखिए, वो दावा मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके पास इंग्लिश का लेवल, आपके अगर इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन अगर है, तो आप 60 दिनों में, 90 दिनों में, ठीक है, 2 मंथ में इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं। मेरा चैलेंज है, ठीक है। कोई भी आदमी नहीं सीख सकता है अगर उसका लेवल डाउन है। जिनका लेवल अप बहुत अच्छा होता है, जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है, वो लोग ज़रूर, मैं कहूँगा, बहुत हद तक बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका लेवल लो है तो आप नहीं सीख पाएंगे। सीख ज़रूर पाएंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सीखेंगे, सीखेंगे ज़रूर। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका लेवल लो है, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखें, ठीक है जी। नोटबुक, कॉपी, पेन, एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। और जो भी मैं चीज़ें पढ़ाते समय बोल रहा हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल दूंगा, और पढ़ते टाइम तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। इसीलिए जब मैं कॉपी में बोल रहा हूँ और अगर आपका स्पीड, लिखने का स्पीड मेरे पढ़ाने के स्पीड से मैच नहीं कर रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला है उसको पहले लिख लें और उसके बाद फिर से वीडियो चलने दें। मैं यानी कि पॉज कर करके वीडियो को देखें और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। बेसिक क्लास में आज यही है। अभी थोड़ी दिन अगले क्लास में मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का, बिल्कुल बेसिक चीज़, वो है यूज़। बेसिक चीज़ सबसे इंग्लिश जब आप सीखते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं आप इज़, आर और एम। सबसे बेसिक जो मैं आपको अगला क्लास लूँगा उसमें पढ़ाऊँगा यूज़ ऑफ इज़, आर, एम। इज़, आर, एम का यूज़ कहाँ करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इंग्लिश जो मैंने पढ़ाया अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली आप मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद।